तो दोस्तों, एक और नया दिन, एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके मैं बलजीत परमार फिर हाज़िर हूँ। आज आपको किस्सा सुनाएंगे बहुत ही सेंसेशनल मर्डर जो 93 का हुआ, अप्रैल 93। 12 मार्च 93 में मुंबई में बहुत बड़े लेवल पे ब्लास्ट होते हैं। उसके पहले दिसंबर में बहुत बड़े लेवल पे कम्युनल राइट्स होते हैं। उसके बाद ब्लास्ट, और उसके बाद 12 मार्च के बाद एक महीने के बाद ही अप्रैल 93 में एक मुस्लिम धार्मिक समाज के बहुत बड़े नेता, एक वेल रिस्पेक्टेड लीडर, सोशल वर्कर, थियोलॉजियन, जो अपने बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था मौलाना बुखारी। उनका दिन दहाड़े उनके घर के नीचे एक बिज़ी स्ट्रीट पे मर्डर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी वारदात थी, जिसने उस समय के रूलर्स को और पुलिस को बहुत बुरी तरह झंझोड़ के रख दिया। कहते हैं कि कुछ दुश्मनी आपकी किसी से भी हो तो बुरी होती है, लेकिन अगर आपकी दुश्मनी बड़े पॉलिटिकल गलियारों में कहीं जाके अटके तो उसका खमियाजा बहुत भुगतना पड़ता है। कल परसों के सीरियल में हमने एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अरनगवली गैंग को शिवसेना से दुश्मनी बहुत भारी पड़ी। तकरीबन पूरे का पूरा गैंग उनका तहस नहस हो गया उस दुश्मनी के बाद। इसी तरह बहुत से और पॉलिटिकल मर्डर्स हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में भी होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ इसी किस्म का ये जो वाक़या, जो वारदात मौलाना बुखारी, ज़ियाउद्दीन बुखारी के साथ होती है, ये एक ऑर्डिनरी मर्डर से ज़्यादा एक पॉलिटिकल मर्डर कहा जाता है। लेकिन आज तक इसका कोई नतीजा, कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा है। और आपको मालूम है कि जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं तो सुराग मिलने, सबूत मिलने और उसके बाद सज़ा मिलनी बहुत दूर की बात हो जाती है। और ख़ास तौर पे जब ये उन लोगों से ताल्लुक़ रखती हो जिनका पैसा, रसूख, पॉलिटिकल बैकिंग और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, इस किस्म की चीज़ें उनके हक़ में होती हैं, तो इंसाफ जो है वो बलि का बकरा बन जाता है। बहुत बार, बहुत से केसेस में हमने देखा है, पहले भी देखते रहे, आगे भी देखते रहेंगे। इसका कोई नतीजा, कोई अंत सामने नज़र नहीं आता। तो मौलाना बुखारी अपनी कम्युनिटी के ही नहीं बल्कि उस पूरे इलाके में बाईखाला एरिया जहाँ पे वो रहते थे, एक ब्रिज है, ओवर ब्रिज, बड़ा पुराना बाईखाला ओवर ब्रिज जिसको बोलते हैं। वो जब हम लोग बिल्डी बाज़ार से जे हॉस्पिटल तरफ से आते हैं तो ATS का हेडक्वार्टर आता है, एंटी टेरर स्क्वाड का। उसके साथ बिल्कुल लग के एक पेट्रोल पंप है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। सोली भाई, जिसने अपने दोस्ती खाते में टाइगर मेमन को कुछ पुरानी गाड़ियाँ खरीद के दी थी, जिन गाड़ियों को बाद में मुंबई में जो प्लेस करने के लिए, बम प्लांट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसके ऊपर टाटा का केस चला। और वही सोली भाई जो एजाज लकड़ावाला का छोटा भाई भी था, वो किस्सा भी मैंने आपको सुनाया। तो वो सोली के पेट्रोल पंप के 7 लाख के एक ब्रिज के नीचे से छोटी गली, पुरानी रोड, वो नीचे जाती है नागपाड़ा की तरफ और आगे बाईखाला की तरफ भी निकल जाती है। उसी गली में बहुत पुरानी एक बिल्डिंग में मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी का ऊपर वाली मंजिल पे घर था। एक नीचे शायद मुझे याद है, बहुत पुराना, एक बार मैं उनकी इंटरव्यू करने गया था अपने अखबार की तरफ से, 1984 के जो दंगे हुए थे, उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन और रिलीफ का काम ज़ियाउद्दीन बुखारी ने शुरू किया था बड़े लेवल पे, उसको कवर करने के लिए मैंने उनकी एक लंबी चौड़ी इंटरव्यू उनके उस घर में की थी। बहुत मिलनसार व्यक्ति थे और उनकी बातें सुन के लगता था कि आप किसी अच्छे पढ़े लिखे, ईमानदार, इज्जतदार और दिमागदार आदमी से बात कर रहे हो। तो उनका जो उसके बाद कई बार जब कभी हमें
एज ए न्यूज़पेपर मैन मुझे कोट चाहिए होती थी अखबार में कुछ सिलसिले में, खबर के सिलसिले में, तो उनकी कोट में टेलीफोन पे उनसे बात करके उनके बयानात जो थे वो छापने में बहुत बार उन्होंने मेरी हेल्प की। एक बार लंदन में भी उनकी मेरी मुलाकात हो गई थी, वो घूमने गए हुए थे किसी पॉलिटिशियन के साथ, बड़े पॉलिटिशियन के साथ, लेकिन पॉलिटिशियन से मुलाकात नहीं हुई, मौलाना साहब से मुलाकात हो गई थी किसी और कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू। तो बड़े ऊंचे किरदार के मालिक थे। और आपको याद होगा मैंने जब हमने एक किस्सा एक एपिसोड किया था कि दाऊद गैंग और करीम लाला पठान गैंग का जब समझौता हुआ मक्का शरीफ में, सऊदी अरेबिया में, उसमें जो उसका मसौदा लिखा गया था, वो समझौते का एग्रीमेंट जो दोनों गुट में हुआ, दोनों गैंग्स में हुआ, वो एग्रीमेंट पूरा जो है वो पेन डाउन किया था, जिसको लिखती रूप जो दिया गया था वो मौलाना बुखारी ने दिया था। तो वो भी दाऊद गैंग और पठान गैंग दोनों के कॉमन गवाह के तौर पे वो समझौते में हाज़िर हुए थे और पूरे उस समझौते को करवाने में उनकी काफ़ी बड़ा रोल था। वो नहीं चाहते थे कि दो मुस्लिम आपस ग्रुप जो हैं वो आपस में लड़े और बेगुनाहों का खून बहता रहे। तो उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी थी, वो सबको इकट्ठा करना, इकट्ठा रहना, इकट्ठा देखना चाहते थे, कम्युनिटी लिविंग में यकीन रखते थे। ये बातें मैं सब इसलिए बताता हूँ कि इन बातों का उनके मर्डर से बहुत गहरा ताल्लुक है। जब तक हम किसी चीज़ की बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे तो उसकी वारदात का कारण नहीं पता चलेगा और आने वाले दिनों में वो क्या रूप शेप लेगी वो पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह उन्होंने उन दिनों में एक ओशीवारा में इलाका है मिल्लत नगर, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सोसाइटी उन्होंने बनाई, मिल्लत नगर सोसाइटी। उसमें एक मस्जिद भी बनवाई है, गार्डन बहुत खूबसूरत है। तो वो कम्युनिटी का काम बहुत दिल से लगन से करते थे, इसीलिए उनकी जो लोग थे उनकी इज्जत करते थे और उनकी सरपरस्ती में काम करना अच्छा समझते थे। तो क्योंकि लोगों में उनकी मकबूलियत थी इसलिए वो इलेक्शन भी लड़े जीते। उसके बाद वो MLC भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट असेंबली के रहे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे। और मैंने एक बासु दादा का जो हमने पुराने स्मगलर जो थे बहुत बड़े, उनका जब एपिसोड किया था उसमें मैंने जिक्र किया था कि इलेक्शन के टाइम पे जब ज़ियाउद्दीन बुखारी ने बासु दादा से हेल्प मांगी तो उन्होंने जो 50-60 लड़कों का, बच्चों का, यंगस्टर्स का ग्रुप पे गली गली में प्रचार करने के लिए भेजा, उसमें दाऊद भाई भी थे, पठान गैंग के लोग भी थे। तो दोनों ग्रुप्स ने मिल के ज़ियाउद्दीन बुखारी मौलाना साहब को जिताने के लिए उनके इलेक्शन में काम किया था यंगस्टर ने। तो इनके पुराने रिश्ते थे सब लोगों से। रिलीजियस लीडर तो थे, जो एक मौलाना लोगों की जो एक जमात है मुंबई में उसके चेयरमैन भी थे वो। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसे आदमी का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है, वो भी उनके घर के नीचे जब वो एक दुकान के पास खड़े थे उसमें 4 लोग आके उनका मर्डर कर जाते हैं। और कहा यह जाता है कि वो अरुण गवली के गैंग के लोग थे। लेकिन जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बाद में हुई तो पता चला कि उनमें से 2 लोग जो थे वो थे अरुण गवली गैंग के, और 2 लोग कहीं ना कहीं छोटा राजन से जुड़े हुए थे। हालांकि तभी छोटा राजन दाऊद से ऑफिशियली अलग नहीं हुआ था, तभी तक वो दुबई में ही था। लेकिन वो जो 2 लड़के जो पकड़े गए बाद में, उनमें से 4 लड़के जो पकड़े गए, जो 2 थे वो कहीं ना कहीं उनकी तार छोटा राजन गैंग से मिलती थी। शायद वो एक बहुत बड़ा कारण था जो डी कंपनी और छोटा राजन कंपनी के बीच में जो झगड़े हुए, उनमें से एक कारण वो भी गिना जाता है छोटा राजन का दाऊद से अलग होने का। वो क्यों हुआ? वो सिर्फ वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप एक जो मौलाना बुखारी के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी, उनकी वजह से इस पूरे काम को उनकी फैमिली का कहना है कि वो उसको अंजाम दिया।
मौलाना बुखारी के बेटे जो हैं सलीम अलवारे वो मेरे बहुत बार मेरी मुलाकात हुई है। जब मैं P7 न्यूज़ चैनल पे काम करता था तो काफ़ी सारे डिबेट्स में मैं उसको सलीम अलवारे को बुलाया करता था। डिबेट में हमारे हिस्सा लेने आते थे। यंग लड़का है, बाप की तरह वो भी बहुत दिमागी इंटेलेक्चुअल आदमी है और अपनी कौम का वो भी आज के दिन में अच्छा एक पूरा काम कर रहा है अपने एरिया में। तो उसका भी ये कहना था कि ये बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी जिसका पर्दाफाश आज तक नहीं हुआ और उनका मानना है कि ये कभी होगा भी नहीं। इसी तरह पिछले कुछ दिनों से मैंने जो उस इलाके के लोगों से बात की, सबका कहना यही था कि ये एक पॉलिटिकल सुपारी थी जो क्रिमिनल गैंग्स को दी गई मौलाना बुखारी को रास्ते से हटाने के लिए। कहा यह जाता है कि वो जो पॉलिटिकल जो सेटअप था जिसके साथ मौलाना बुखारी बहुत क्लोज थे, करीब थे, और राइट्स के टाइम पे जो 92 में दंगे हुए उसमें जो काफ़ी नुकसान हुआ, हिंदू मारे गए, सिख मारे गए, ईसाई भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, उसमें जो ज़ियाउद्दीन बुखारी ने काफ़ी जो काम किया था रिहैबिलिटेशन का और हेल्प का, उसको लेके कहीं लीडरशिप के साथ जो उनके साथ कुछ प्रॉमिस किए गए थे रूलिंग एलीट ने, पॉलिटिशियंस ने, MLAs ने, मंत्रियों ने और सरकारी अफसरों ने, वो कहीं बराबर उनको उनका जवाब मिल नहीं रहा था। उसको लेके उनकी वो जो पॉलिटिकल जो एक आउटफिट है उसके साथ काफ़ी तकरार हुआ। कहते हैं कि यहाँ तक बात हुई कि मौलाना बुखारी ने चैलेंज कर दिया पॉलिटिकल लीडरशिप को कि आने वाले कुछ दिनों में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको नंगा करूँगा। अब एक शख्स जब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर को, पॉलिटिकल आउटपुट को चैलेंज करता है तो उसका रिप्राइजल होना कोई अजीब नहीं लगता, जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। और फिर जो हुकूमत है वो जब वापस हमला करती है तो बहुत घातक होता है। तो इसी किस्म का हमला करवाया गया और दो ग्रुप के लोगों को इसलिए चुना गया कि कहीं जो एक ग्रुप के, एक गैंग के जो दो लोग हैं उनसे कहीं कोई चूक हो जाए, जब भूल हो जाए, या किसी कारण से वो अपना काम पूरा नहीं कर सकें तो दूसरे ग्रुप की बैकअप टीम भी साथ में भेजी गई। उसमें जो कुछ जो बाद में जब उनके घर के बाहर टैक्सी में ये 4 लोग आते हैं, 11-12 गोलियां चला के उनको ढेर करते हैं और उसके बाद जो आदमी पकड़े गए उनमें एक कोई रमेश नसराले एक का नाम बताया जाता है, एक कोई प्रकाश नायक उर्फ गोटिया, तीसरा नंदू फाइटर मलाड वाला, और चौथा एक नंदू का जोड़ीदार था जिसका नाम मुझे नहीं मिला काफ़ी मेहनत करने के बाद भी, लेकिन वो नंदू का ख़ास दोस्त था और हमेशा इकट्ठे ही रहते थे। जब मरे तो भी इकट्ठे मारे गए, वो कैसे मरे वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो ये 4 लोगों ने, जिनमें से 2 छोटा राजन के थे, 2 अरुण गवली के थे, तो इन चारों ने इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद जो दाऊद गैंग था उनको जब सरकार कोई या हुकूमत, पुलिस एजेंसी बराबर काम नहीं कर रहे थे तो उनको लगा कहीं कि इस मौलाना के ऊपर हुए हमले का हमें जवाब देना चाहिए, क्योंकि डी कंपनी के साथ मौलाना के अच्छे रिश्ते थे, पठान गैंग के साथ भी अच्छे रिश्ते थे और बाकी जो उस एरिया में दूसरे जो छोटे बड़े गैंगस्टर थे वो सब भी उनको एज रिलीजियस प्रीचर के तौर पे उनकी रिस्पेक्ट करते थे। अपना उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या रिकॉर्ड नहीं था। तो उस रिप्राइजल में जो 3 लोग थे उनको जो कालिया, सादिक कालिया, जिसका किस्सा मैं आपको सुना चुका हूँ, वो 1 मैन शो, लंबा चौड़ा आदमी, जहाँ जाता था अकेला काम करके आ जाता था और गोली सिर में मारता तो वो डायलॉग हमने
फिल्मों में सुना होगा अपना गोली मारो भेजे में, वो उसका ट्रेडमार्क था। जब कोई लाश मिलती थी पुलिस वालों को और गोली माथे पे लगी होती थी तो पुलिस वाले समझ जाते थे ये कालिया सादिक का काम है। तो उसने जो पहला आरोपी ढूंढा उसका नाम था गोटिया, प्रकाश नायक गोटिया। वो ओशिवारा में एक पुराना मिल कंपाउंड है, लक्ष्मी मिल कंपाउंड, वहाँ से रात के 1 बजे अपनी गाड़ी से लेके जा रहा था और उसका ड्राइवर साथ में बैठा था और उसका रैकी करके उसकी फील्डिंग करके रात को 1 बजे सादिक कालिया ने उसको ढूंढा और उसको लक्ष्मी मिल कंपाउंड के बाहर लेन में AK-47 से उसका मर्डर किया। उसके बाद जो 2 आदमी थे, नंदू फाइटर और उसका बॉडीगार्ड जिसका नाम नहीं मिला, ये दोनों मलाड में छिपे हुए थे। उनको पता था कि हमारे पीछे छोटा स्टील कंपनी डी कंपनी लगी हुई है। तो मलाड में वो दोनों शख्स एक जगह पे एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे थे, एक का मुंह एक तरफ, दूसरे का मुंह दूसरी तरफ। अर्ली मॉर्निंग उनके ऊपर फील्डिंग पूरी रखी हुई थी सादिक कालिया ने, और उसने मलाड में जाके दोनों बंदों को स्पॉट करके, वो बॉडीगार्ड जो था वो आगे था, सादिक कालिया के सामने बॉडीगार्ड था, उसके पीछे पीठ से पीठ जोड़ के नंदू फाइटर, जो उसका नाम फाइटर इसलिए रखा था कि वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ट, पहलवान किस्म का था और लड़ाई झगड़ा करना और लड़ाइयाँ करनी, इसलिए फाइटर, नंदू फाइटर। वो छोटा राजन का आदमी था शायद। तो उसको जो जब दोनों बैठे उसने देखे, बिना वार्निंग दिए साजिद कालिया ने एक गोली चलाई जो उस बॉडीगार्ड के सर से लगती हुई निकल के पीछे बैठे नंदू को लगती है और एक गोली से दोनों मारे गए। ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ, फिल्मों में देखा था हमने बहुत बार कि ऐसे स्टंट होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक गोली जो दोनों लोगों के सर से निकली वो काम सादिक कालिया ने किया, तो वो उनका बदला लिया। एक आदमी जो नसराले था वो भी शायद मारा गया बाद में, जहाँ उसकी ज़मानत होने के बाद क्या हुआ कुछ उसका भी वैसा कुछ वो भी शायद मारा गया था। तो ये चारों लोग जिन लोगों ने मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी का दिन दिहाड़े मर्डर किया, उन चारों की मौत जो थी वो छोटा स्कील गैंग के लोगों ने उनको मार के मौलाना का बदला लिया। लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी थी, क्यों मरवाया गया, कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी कोई पैसे का लेन देन भी हुआ था प्रोटेक्शन के लिए, कुछ बड़े लोगों को पैसा दिया गया, पार्टी फंड भी दिया गया और रॉयल्स के टाइम पे प्रोटेक्शन के लिए पैसा दिया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो दिए हुए पैसे का जो प्रॉमिस किया गया था कि हम ये करेंगे सरकार दरबार से, वो नहीं हुआ। शायद उस बात को मौलाना बुखारी एक्सपोज करना चाहते थे, आगे इलेक्शन आने वाली थी, शहर में तनाव वैसे बहुत था, हिंदू मुस्लिम के बीच में काफ़ी टेंशन चल रही थी, तो पॉलिटिकल जो डिस्पोजिशन है उसको शायद लगा कि अगर कहीं आने वाले दिनों में ऐसे माहौल में मौलाना ने कोई ऐसा बयान दे दिया तो शायद हिंदू मुस्लिम रिलेशन या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या उन पॉलिटिकल लीडर्स का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उनको रास्ते से हटाने की ये काम किया गया, जिसमें अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल गैंग्स का सहारा लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी एक मुंबई की हिस्ट्री में बड़ा अजीब किस्म का केस है कि उस आदमी का जिसका किसी अंडर ना अरुण गवली से कोई लेना देना, ना छोटा राजन से कोई लेना देना, उसको इन गैंग के लोगों ने क्यों मरवाया। ये कॉन्स्पिरेसी और ये जो पूरी साजिश थी उसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। उनका बेटा सलीम और उनकी जो संस्था के लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत भाग दौड़ की, लोगों को मिले, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं की गई, कोई वो केस को रीओपन नहीं किया गया, कोई केस को CBI को नहीं दिया गया।
मतलब आज तक ये पूरी कोशिश चल रही है कि उस केस को जैसे दबा हुआ है ऐसे ही दबा रहने देना चाहिए, और अगर खुलेगा तो शायद बहुत से लोगों के चेहरे पे लगी नकाब भी खुलेगी, उड़ेगी, और इस खतरे से डरते हुए ही शायद उस केस को बंद डब्बे में उसको खाते में डाल के रखा हुआ है, और शायद कभी इसका निपटारा ना भी हो। इसके साथ आज का किस्सा यही ख़त्म करते हैं। आने वाले दिनों में कुछ और नए किस्से कहानी लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।